दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 मई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में 2.5 महीने बाद पहुंची पहली मदद और इसराइल के जारी हमलों से जुड़ी खबरें। साथ ही बात करेंगे इसराइल के नुकसान और लगातार बढ़ती धमकियों की। बात होगी ईरान और ब्रिटेन के बीच बढ़ रही टेंशन की और यमन की तरफ से इसराइल को एक बड़ी चोट पहुंचाने के बड़े मंसूबे की। इसके साथ ही जिक्र होगा लीबिया और सूडान की खबरों का भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की गजा की खबरों के साथ। पहली खबर यह है कि 5 ट्रक ह्यूमैनिटेरियन एड भर के गजा में दाखिल हुए हैं और इसराइल ने ये ट्रक जाने की इजाज़त दी, जिसके बारे में कल से हम खबर दिखा रहे थे। 2 मंथ की या 2 मंथ से ज़्यादा की ब्लॉकेड के बाद ये वो पहली रसद है, ज़मीन आसमान समंदर आप कहीं से कह लें, ये वो पहली रसद है जो गजा में दाखिल हुई है। समझे आप? इसके अलावा और कहीं से नहीं, वो तो हम आपको बता चुके हैं। चाइना वगैरह की सब फर्जी खबरें थी। एक धिल्ला, एक गेहूं का दाना कहीं किसी ममालिक ने नहीं पहुंचाया, किसी की हैसियत नहीं थी। जब इसराइल ने चाहा, अमेरिका ने प्रेशर डाला, तभी 2.5 महीने बाद या 2 महीने बाद जाकर ये पहली रसद, सिर्फ 3 ट्रक, कहीं 5 ट्रक, हर जगह से ये 5 ट्रक लिख रहे हैं, कहीं 3 ट्रक लिखे हुए हैं। और इसमें क्या होगा मैं आपको बता भी देता हूँ। करेम शलोम क्रॉसिंग से ये मदद दाखिल हुई है। 2 मार्च के बाद पहली बार कोई रिज़्क़ का दाना घुसा है, एंटर हुआ है गजा में। और इसमें बताया गया है कि बच्चों का खाना था और बेबी फूड था इसमें ज़्यादातर, और इसके अलावा जो है कुछ थोड़ी बहुत दवाई वगैरह होगी, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का खाना था। यानी बड़े अभी भूखे रहेंगे, बड़ों के लिए इसमें नहीं था। बच्चों की वजह से ज़्यादा सवाल उठ भी रहे थे। DW न्यूज़ ने ये 20 मई को सुबह 10 बजे फ़ोटो जारी किए और लिखा कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि जो आया है, मदद के ट्रक्स आए हैं गजा में, ये एक मजाक है। अ ड्रॉप इन ओशन व्हाट इज़ अर्जेंटली नीडेड। समंदर की तलब है, समंदर की ज़रूरत है और ये उसमें ख़तरा है, ये मदद। तो ये एक मजाक है जो भेजा गया है इसराइल की इजाज़त देने पर। द UN हैज़ रिपीटेडली सेड गजा नीड्स at least 500 trucks of aid and commercial goods every day. यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि कम से कम 500 ट्रक रोज़ राशन और ज़रूरत के सामानों से भरे हुए ट्रक गजा में आने चाहिए। 2.5 महीने के बाद 500 छोड़िए, सिर्फ 5 ट्रक आए हैं। और क्या हो रहा है आप समझ सकते हैं, सिर्फ बेबी फूड है। और इसके साथ उन्होंने 3-4 फ़ोटो भी दिए जिसमें सब छोटे बच्चे, हम हल्का ब्लर कर रहे हैं, सब छोटे बच्चे लंगर खानों की कतारों में लगे हुए हैं, कई दिन से भूखे हैं। खैर, आगे बढ़ते एक हेडलाइन है, इसराइल का नुकसान हो रहा है। गिदियॉन्स चैरियट नाम का जो उन्होंने ऑपरेशन चलाया गजा में और ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू किया, तो पहली ये जो नुकसान की किस्त है वो अदा करनी पड़ी है इसराइल को, ये बताया जा रहा है। और ये IDF का सोल्जर था जो कल मारा गया है, बताए। हमास की जो एजेंसीज़ हैं वो ये कहती है, द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन, ये बैलेंस देखिए खबर कैसे कर रहे हैं कि IDF का सोल्जर मारा गया गजा स्ट्रिप में, और हमास से लिंक एजेंसी ये इशारा कर रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है गजा की, उसने बताया है कि 91 लोग गजा में मारे गए। तो अपने लोगों को गुस्सा ना आ जाए कि हमारा फौजी मारा गया है, बैलेंस कैसी की गई है हेडलाइन कि हमारा 1 मारा गया है और उनके 91 मारे गए हैं। समझ रहे हैं? हेडलाइंस में सारा खेल छुपा होता है, पब्लिक के सेंटिमेंट्स उभारने का, उनके गुस्से को दबाने का। कहा गया कि जी हमारा मारा गया फौजी, लेकिन 91 उनके हमने मारे हैं, 1 पे 91 तो बनता है, ऐसे करके बताने की कोशिश होती है। ये सार्जेंट योसेफ यहूदा चिराग था। खैर, बढ़ते हैं आगे सर। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा थोड़ा इसराइल पर सख्त हो रहे हैं। हमारे सामने जो दिख रहा है ज़ाहिरी तौर पर वो सख्त हो रहे हैं, इंटरनली क्या चल रहा है आई डोंट नो। उन्होंने इतिहास में क्या किया है, ख़ास तौर से ब्रिटेन और फ्रांस ने अरब मुस्लिम्स के साथ, आई नो वेरी वेल क्या, और पूरा इसराइल स्टेट बनाने में इनका हाथ था। उसके बाद पूरी अरब और अफ्रीकन मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ इन दोनों मुल्कों ने क्या किया, वो बहुत, अगर डिटेल में जाकर बात हो तो हो। लेकिन अभी ये दोनों क्या करें, इन लोगों ने, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इसराइल के ख़िलाफ़ थोड़ी सख्ती दिखाई है और इन सब ने एक जॉइंट बयान जारी करके इसराइल को एक बड़ी वार्निंग दी है। कहा है कि अगर इसराइल ने गजा और वेस्ट बैंक में अपना रुख नहीं बदला
तो हम लोग ठोस एक्शन लेंगे। इनकी डिमांड है इस लेटर में जो है पॉइंट्स, गजा पट्टी में इसराइल के जो मिलिट्री ऑपरेशन है और मिलिट्री एग्रेशन है वो फौरन रोका जाए, हमले रोके जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड और सारी जो चीज़ें जिन पर बैन लगाए, सैंक्शंस लगाए, उन सबको हटाएं, सारी पाबंदियां हटाई जाएं, गजा में भरकर ह्यूमैनिटेरियन एड, दवा वगैरह सब जाए। ये भी लिखा गया है जो कब्जे वाला वेस्ट बैंक है वहाँ पर जो यहूदी सेटलर्स, इलीगल सेटलर्स और ख़ास तौर से इसमें गुंडे बदमाश किस्म के जो मारपीट करते हैं फ़लस्तीनियों के साथ, ये लोग जो अपनी बस्तियां बना रहे हैं, नए सेटलमेंट बना रहे हैं, नाजायज़ कब्ज़ा कर ज़मीनों को फ़लस्तीनियों की, वो एक्सटेंशंस जो हैं, अवैध बस्तियां जो हैं वो बंद हों, उसकी भी इन लोगों ने मजम्मत की, कड़ी निंदा की है। और इन लोगों ने वार्निंग दी है, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने, कि बस्तियों का लगातार अगर जो है एक्सपेंशन है वो फ़लस्तीनी स्टेट के वजूद के लिए ख़तरा है और फ़लस्तीनियों और इसराइल दोनों के लिए सिक्योरिटी के एतबार से भी बड़ा बुरा है, आगे और क्लैशेस हो सकते हैं। हाँ, फिर आखिर में इन्होंने कहा कि अगर इसराइल ये सारी बातें और हमने जो कहा है वो मानने में नाकाम रहता है और कदम नहीं उठाता इस जंग को रोकने का, तो फिर हम टारगेटेड सैंक्शंस लगाएंगे इसराइल के ऊपर और ये हमें उठाना पड़ेगा और हम ऐसा करेंगे। अब ये ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा भले कुछ भी कह लें, लेकिन इसराइल की हुकूमत, वहाँ की मिलिट्री और वहाँ के मिनिस्टर्स अपनी रॉ में चल रहे हैं। इसराइली मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच को देख लीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर उधर का, ये कहता है टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ गजा, नॉट वन स्टोन विल रिमेन। वो ये कहता है कि हम गजा को जितना बचा भी है सब बर्बाद करेंगे, एक घर भी अगर एक खंबा खड़ा रह गया, एक स्टोन, एक पत्थर भी सीधा खड़ा है तो हम उसे पलट देंगे, लौट देंगे। हमें गजा में हर एक चीज़ पर बात करनी है। ये हैं वो लोग जो 77 साल पहले पिट कर न जाने कहाँ से आए थे। फ़लस्तीनियों ने अपनी ज़मीन दे दी, ब्रिटिश और अमेरिका ने दिलवा दी, और अब ये कह रहे हैं कि जो फ़लस्तीनी हैं, हज़ारों साल से वहाँ रहने वाले, उनकी ज़मीनों पर हम एक भी पत्थर, एक भी खंबा, एक भी पिलर, एक भी घर खड़ा नहीं रहने देंगे, सब बर्बाद कर देंगे। यही होता है। खैर, मेरी आवाज़ कम पहुँचे तो मैं माज़रत चाहूँगा, बुखार, नज़ले, ज़ुकाम की वजह से मसला है और आप समझ ही रहे होंगे आवाज़ और चेहरे से, और इसी वजह से शो लेट है, माज़रत। नो प्रोग्रेस इन दोहा टॉक्स फॉर गजा सीज़ फायर, इसराइली मीडिया का कहना है कि जो कतर में सीज़ फायर को लेकर हमास, इसराइल और अमेरिका के बीच, ख़ास तौर से हमास इसराइल के बीच जो बातचीत चल रही है, अब भी वो किसी नतीजे पर पहुंची नहीं है और उसमें न कोई जो है कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है। यानी हमास और इसराइल दोनों अपनी अपनी ज़िदों पर अड़े हैं और वो ज़िद है फ़लस्तीनी कैदियों की तादाद और होस्टेजेस की तादाद को लेकर। इसराइल राज़ी है 60 दिन के सीज़ फायर को लेकर, लेकिन वो ये कहता है कि हमास के कब्ज़े में जितने इसराइली होस्टेजेस हैं उनमें से लगभग आधे हमें वापस किए जाएं, जबकि हमास 7 से 9 देने को तैयार है और फ़लस्तीनी कैदी 300 डिमांड है हमास की और इसराइल 100 छोड़ने को तैयार। तो ये मसला है, ये पॉइंट अटक गया है। बढ़ते आगे, यमन की हूथीज़ की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान इस बार किया गया और थोड़ा डिफरेंट किस्म का है। यमन की हूथीज़ ने इसराइल के एक पोर्ट को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की बात की है, उसकी घेराबंदी करने की बात की है, और ये जो पोर्ट है, ये जो बंदरगाह है, वो है हाइफा। अभी जो इसराइल का पूरा बिजनेस ठप किया था हूथीज़ ने इतने दिनों में, वो नीचे इलैत पोर्ट था, लेकिन ये है वो रेड सी के करीब था, रेड सी से होकर वहाँ से सामान पहुँचता था इसराइल। ये मेडिटेरेनियन सी की तरफ से नॉर्थ की तरफ है ये हाइफा पोर्ट जो है, और ये इसराइल का सबसे बिजी और सबसे ज़्यादा बड़ा चलने वाला पोर्ट है, बंदरगाह है। और मैं आपको इसके बारे में मैंने पढ़ा तो पता ये चला कि 30 मिलियन टन का कार्गो यहाँ हर साल आता है, 30 मिलियन टन, और लगभग 2 मिलियन पैसेंजर इससे सफ़र करते हैं हर साल, यानी 20 लाख लोग, और 30 मिलियन टन का हर साल कार्गो आता है। कितना, मतलब लाखों टन जो है बिजनेस होता है, सामान आता है, जाता है। इस पोर्ट को यमन की हूथीज़ ने कहा है हम ब्लॉक करेंगे, हर वक्त हमला करेंगे, यहाँ कोई जहाज़ नहीं आ सकता, ना यहाँ से जा सकता है। तमाम वो जहाज़, वो कंपनीज़ जिनके जहाज़ और कार्गो इस
बंदरगाह तक जा रहे हैं, उन्हें हूथीज़ ने वार्निंग दी है कि अगर आप अपनी सलामती चाहते हैं तो इस पोर्ट की तरफ अपना ट्रेड बिल्कुल ना करें। तो ये एक बड़ी धमकी है और ये एक बड़ा जो है नुकसान का सबब हो सकता है। इसराइल की इकनॉमी और गिर सकती है, इलाज से भी गिरी थी, लेकिन इसराइल भी बदले में और बड़े हमले कर सकता है। ईरान और ब्रिटेन के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। यूनाइटेड किंगडम ने ईरान के एम्बेसडर को तलब किया है लंदन में, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब 3 ईरानी लंदन में पकड़े गए हैं या यूके में पकड़े गए हैं, जिन पर यूके में रहकर ईरान के लिए जासूसी का इल्ज़ाम था और कुछ और संगीन इल्ज़ामात थे। जिसके बाद तेहरान में जो एनवॉय था ब्रिटेन के एनवॉय को ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तलब कर लिया था। उसके बाद ब्रिटेन गुस्से में तमतमा गया, तो ब्रिटेन में जो ईरान के एम्बेसडर थे उन्हें तलब करके सख्त एहतजाज भी दर्ज कराया गया और कहा गया कि आप जिन्हें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे पास मुकम्मल सबूत है, वो आपके लिए जासूसी कर रहे थे और हमारी नेशनल सिक्योरिटी, द यूके गवर्नमेंट इज क्लियर दैट प्रोटेक्टिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिमेन्स अवर टॉप प्रायोरिटी। यूके गवर्नमेंट ने कहा है ईरान से कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी का दिफा, उसकी हिफाजत करना हमारी टॉप प्रायोरिटी है और हम इसमें किसी भी किस्म की कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। सैयद अली मुसावी को समन देकर बुलाया था और एहतजाज ब्रिटेन ने अपने दर्ज कराया। अब देखते हैं कि ईरान क्या करेगा। और हम आगे बढ़ते हैं, खबर लेते हैं। यूएस यूएई अग्री टू एस्टैब्लिश मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। यहाँ अमेरिका और यूएई के बीच एक मुआहदा हुआ है और एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। इन दोनों ने डिफेंस पार्टनरशिप को अपनी और ज़्यादा बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे। इसके अलावा जॉइंट एक्सरसाइजेज भी होंगी। इसके अलावा शायद एक जॉइंट फोर्स ऐसी भी हो, हमेशा तैयार रहे कि अगर दोनों के किसी कॉमन एनिमी का कोई देखने को मिलती है हलचल, तो दोनों मिलकर शायद उससे मुकाबला करें। फ़िलहाल इन लोगों के बीच जो है मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन, जॉइंट कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड लॉन्ग टर्म डिफेंस अलाइनमेंट जो है इन दोनों के बीच हुआ है, और हर वक्त बायलैटरल फोर्स रेडीनेस और इसके अलावा इनोवेशन ड्राइवन कोलैबोरेशन, इन सब के लिए ये सब टोटल डिफेंस की फील्ड में है, यानी कि दोनों की मिलिट्री मिलकर एक बड़ा काम करेगी। फ़िलहाल 58 लोगों की लाश मिली है लीबिया के एक अस्पताल में, त्रिपोली में। आपको याद होगा पिछले हफ्ते एक मिलिशिया लीडर का कत्ल हो गया था, जिसके बाद 2 आर्म्ड ग्रुप्स के बीच क्लैशेस शुरू हो गए थे ट्रिपोली में और लीबिया के कुछ हिस्सों में, जिसके बाद बहुत से लोगों के मारे जाने की खबर थी। अब एक अस्पताल से 58 बॉडीज़ मिली हैं, वहाँ के जो है मॉर्चरी में रखी हुई थी रेफ्रिजरेटर्स में। इससे पता चला है कि बड़ा एक कत्लेआम त्रिपोली में हुआ है। हालात फ़िलहाल अभी काबू में हैं, लेकिन टेंस बने हुए हैं। सूडान की आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिशियल रहे मिस्टर इदरीस को सूडान का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फातिह अल बुरहान है, और देखिए बुरहान हो गया, बहरान में मेरी ज़बान कभी फिसल जाती है, तो खैर ये फातिह अल बुरहान है। इन्हें जो है मंडे को इन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान अपॉइंट किया गया है। ये यूनाइटेड नेशंस में ऑफिशियल रहे थे, एक बहुत सीनियर कमेटी के, और काफ़ी सुलझे हुए पढ़े लिखे हुए माने जाते हैं। खैर साथ और कुछ खबरें रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। 92% गज़ा के घर पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। UNRWA का कहना है कि यानी आज जंग रुक भी जाए तो 100 में से 92 लोगों के पास लौटने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है, सब तबाह हो चुका है। आपके दिल शुरुआत में दुख जाते हैं, इसलिए ख़बर आखिर में दिए देता हूँ। कल पूरे दिन जो है हमले में बहुत से लोग मारे गए, 70 से ज़्यादा, लेकिन कल रात से जो हमले हो रहे हैं उसमें इस वक्त तक जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ 50 लोग गज़ा के शहीद हो चुके हैं। ये ख़बरें हैं अभी फ़िलहाल, और बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो बताई जा सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। तबीयत है जो बता दिया है, तो आवाज़ के लिए माफ़ कीजिएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।